डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण और पाठ 4। इसका पहले एक भाग करा चुकी हूँ। अब अगला है तापमान। आप दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है तो उस दिन तापमान अधिक होता है, और जिस दिन मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो उस दिन तापमान कम होता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु में की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि सर्दी की ऋतु में तापमान कम रहता है और गर्मी में ज़्यादा तापमान रहता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी, और गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें और धातु तथा कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। नगरों में क्या होता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, फ्लैट्स बने होते हैं, और जिसके कारण ये गर्म वायु को रोक लेते हैं और उनका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। और वायु तापमान को मापना की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, और इसका आविष्कार एंड्रेस सेल्सियस ने किया था। और सेल्सियस पैमाने का जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलता है। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर से जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई के स्थान पर जाने पर यह घटता जाता है। जैसे जैसे हम पर्वतों में ऊपर की तरफ चढ़ेंगे या पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ वायु दाब कम होता जाएगा, और मैदानी इलाकों में दाब ठीक रहता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो है वो ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करना मीन्स चलती है। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है या तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं, और कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। और 3 अन्य उदाहरण भी सोचिए कि जब तेज पवन के कारण आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। और पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ये इस डायग्राम में दिखाया गया आपको। और स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। वे वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये हमेशा अस्थायी रहती हैं, एक जैसी रहती हैं, इसलिए निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें वे पवनें जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें, जब मानसून पवनें होती हैं तो वे अपनी दिशा बदल के पूरे देश में आकर अपना वर्षा
करती हैं। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं? इसे लू कहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में बहुत ही गर्म और शुष्क जो है वायु चलती है, पवन चलती है, जिसे लू भी कहते हैं। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, वाष्पित होने में सूर्य की गर्मी से वो वाष्प बन के उड़ जाता है, तो यह वाष्प जल वाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो उस समय वायु में क्या हो जाती है, नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लग जाता है और हमारे शरीर से पसीने आसानी से नहीं सूखते हैं और हम असहज अनुभव करते हैं, हमें ह्यूमिडिटी अनुभव होने लगती है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, यानी कि वर्षा करती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं और जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। और क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इसका आप आगे अगले कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। और पौधे एवं जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है और यदि वर्षा कम हो जाती है तो जल की कमी से सूखा हो जाता है और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। धन्यवाद।